हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शदाब राना खान है। मैं एलेक्सिस हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और आज हम जिस टॉपिक का सेशन ले रहे हैं उसका नाम है ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज। तो इससे जुड़ी बातें आज हम देखेंगे। इसलिए आज हमारे साथ है हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य अटल। वी वेलकम यू सर। नमस्ते। हम आज इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ट्रॉमेटिक हेड इंजरी होती क्या है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे सर। देखिए, ट्रॉमेटिक हेड इंजरी का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइप का ब्रेन में चोट लगती है, किसी भी एक्सीडेंट बोलो या किसी भी इंसिडेंट्स की वजह से अगर से ब्रेन में चोट लगती है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से जो ब्रेन में इंजरी होती है, हम उसको ब्रॉडली ट्रॉमेटिक हेड इंजरी बोलते हैं। ऐसे तो अगर साइंटिफिक तरीके से हम जाए तो ट्रॉमेटिक हेड इंजरी के काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ या फिर कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये होती है। पर बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मुझे आपको ट्रॉमेटिक हेड इंजरी समझाना है तो मैं इसको 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ। एक टाइप होता है जिसके अंदर माइल्ड हेड इंजरी होती है, दूसरा टाइप जिसमें मॉडरेट इंजरी, और तीसरा टाइप होता है जिसके अंदर सीवियर इंजरी होती है। तो इन विषयों के ऊपर अपन जैसे जैसे आगे चलते हैं उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। सर, तो ये जो ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज जो होती है, इसके कॉजेस क्या होते हैं? ये किन वजहों से होती है? मोस्ट कॉमनली जो ट्रॉमेटिक हेड इंजरी होती है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखी जाती है। इनफैक्ट मुझे ये चीज़ को हाईलाइट करना है कि इंडिया में हर साल करीबन 10 लाख से ज़्यादा जो डेथ्स होती है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट द्वारा होने वाले ट्रॉमेटिक हेड इंजरी की वजह से होती है। द नंबर इज़ वेरी हाई और इसी वजह से इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और हमारा आज का विषय भी ये इसी वजह से है कि हम इस चीज़ के ऊपर लोगों को अवेयर कर सके ताकि इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो पाए वो हम अचीव करने में मददगार साबित हो सके। तो जो मैंने बताया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, दूसरा रीज़न ऐसा होता है कि डोमेस्टिक फॉल्स, घर के अंदर आप गिर जाते हैं, पैर स्लिप होके गिरते हो, स्टूल पे से गिरते हो, या ऐसे जो डोमेस्टिक फॉल्स होते हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है असॉल्ट। जब किसी दो लोगों के बीच में कुछ झगड़ा होता है या कुछ होता है जिसके अंदर मारपीट के दौरान अगर से सर पे चोट लगती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। और चौथा रीज़न जो होता है वो होता है वर्क प्लेस इंजरी। काफ़ी सी जगह पे हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे बोल लो या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर बोल लो, जो लेबरर्स को इंजरी होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है सर पे चोट लगने का। और इसके अलावा मिसलिनियस तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सर, जैसे नॉर्मल जो आम आदमी लोग रहते हैं उनको नहीं पता होता इन सब चीज़ों के बारे में, तो माइल्ड मॉडरेट हम ये सब चीज़ों को जैसे क्लासिफिकेशन होता है, तो सर हम माइल्ड जो हेड इंजरीज रहती है उसको क्या सिम्टम्स होंगे, उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे और उसका मैनेजमेंट क्या होगा? ये माइल्ड से हम शुरुआत करेंगे सर। देखिए, माइल्ड ट्रॉमेटिक हेड इंजरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये देखने में आता है कि माइल्ड ट्रॉमेटिक हेड इंजरी का जो डायग्नोसिस होता है वो मिस हो जाता है। ये मिस होने का एक रीज़न ये होता है कि इसके ऊपर प्रॉपरली इवैल्यूएशन या फिर प्रॉपरली पेशेंट उस सिचुएशन में मेडिकल अटेंशन सीक नहीं करता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो चोट लगा है और वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और इस वजह से बहुत सी बार ये अनडायग्नोस रहता है और लेटर ऑन इसके वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स फेस किए जा सकते हैं, करने की ज़रूरत पड़ती है। तो माइल्ड ट्रॉमेटिक हेड इंजरी का मतलब ये होता है कि अगर से आपका जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है वो मेंटेन्ड है, और आपको अगर से कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। डेफिसिट से मेरा मतलब ये है कि आपके हाथ पैर में या फिर आँखों में कोई ऐसा साइन नहीं है जो उससे अपने को समझ में आए कि ब्रेन में चोट लगने की वजह से उस पर्टिकुलर बॉडी के भाग में कमजोरी आई हो। तो ये वाली जो चीज़ें अगर से नहीं होती है तो हम इसको माइल्ड कंसिडर करते हैं। यूजुअली माइल्ड ट्रॉमेटिक हेड इंजरी के अंदर कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे सिचुएशन को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये रेड फ्लैग साइंस होते हैं चोट लगने के बाद में बेहोश होना, चोट लगने के वजह से सरदर्द होना, उल्टी, या फिर नौजिया मतलब उल्टी जैसा महसूस होना पर उल्टी नहीं होना, चक्कर आना, या फिर आंखों के अंदर धुंधला दिखाई देना, या फिर आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरी के अंदर कुछ अल्ट्रेशंस होना, मेमोरी उतनी क्लियर नहीं रह पाना, और
इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ब्रीफ इंटरवल जो रहता है, जिसको हम ट्रांजिएंट एमनेजिया बोलते हैं। ट्रांजिएंट एमनेजिया हम जिसको बोलते हैं कि चोट के दौरान की चीज़ें आपको नहीं पता होती है, पर उसके बाद से आपकी मेमोरी जो होती है वो टोटली इंटैक्ट रहती है। तो ये वाले सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये यूजुअली माइल्ड इंजरी में हम देखते हैं, और इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम हो तो आपने तुरंत किसी हॉस्पिटल में जाके एक बार जांच करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो माइल्ड साइंस है इसका ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और ये चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए सिटी स्कैन करना बहुत ज़रूरी होता है। सिटी स्कैन करने के बाद में स्कैन में जो भी पिक्चर दिखता है उस हिसाब से अप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट की जाती है। यूजुअली माइल्ड ट्रॉमेटिक हेड इंजरी के अंदर प्रोग्नोसिस जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादातर केसेस में माइल्ड इंजरीज के अंदर सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से रखने की ज़रूरत होती है, और कुछ समय बाद में पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन कामकाज में लग सकते हैं। सर, तो ये तो माइल्ड की बात हो गई। अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं कि मॉडरेट ट्रॉमेटिक जो हेड इंजरीज होती है, तो इसमें क्या सिम्टम्स, इसका कैसे इवैल्यूएशन होगा, क्या मैनेजमेंट, और इसमें प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा पेशेंट का आगे? देखिए, ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कोई भी जो माइल्ड ट्रॉमेटिक हेड इंजरी है वो अगर से अनअटेंडेड रहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन गेट कन्वर्टेड टू मॉडरेट, और उसी तरीके से मॉडरेट जो ट्रॉमेटिक हेड इंजरी है इट कैन गेट कन्वर्टेड टू सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी। तो इसीलिए मेडिकल अटेंशन बहुत आवश्यक होता है किसी भी टाइप की हेड इंजरी में। तो आते हैं हम अभी मॉडरेट के ऊपर। तो मॉडरेट ट्रॉमेटिक हेड इंजरी में यूजुअली जो पेशेंट का अलर्टनेस होता है वो उतना सही नहीं होता है। मतलब पेशेंट के आसपास में क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में उसको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, और जो मैंने सिम्टम्स आपको माइल्ड में बताए थे वो सारे सिम्टम्स भी होते हैं। काफ़ी सी बार ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर हाथ में या पैर में कमजोरी आ जाती है, या फिर आंखों के अंदर कुछ जो आंखों के जो प्यूपिल्स होते हैं हमारे, या आंखों की जो मसल्स होती है उनका भी मूवमेंट इम्पेयर हो जाता है। तो ये मोर और लेस कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मॉडरेट इंजरी में रहते हैं। यूजुअली मॉडरेट इंजरी के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल अलर्टनेस होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पेशेंट बात वगैरह करते हैं लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता है कि आसपास में उनके क्या चल रहा है। तो ये होता है मॉडरेट हेड इंजरी। जैसे मैंने आपको बताया, इवन ऐसे वाले केसेस में भी सिटी स्कैन करना अनिवार्य है, और सिटी स्कैन के ऊपर क्या फाइंडिंग्स आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे मैनेजमेंट किस तरीके से रहेगा। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर इंटरवेंशन मतलब कि सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ब्रेन में ब्लीडिंग कितना है या ब्रेन के अंदर प्रेशर का स्टेटस क्या है। और कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं जिसके अंदर बिना सर्जरी के भी ऐसे केसेस में काम चल जाएगा। सर, अब तक हमने माइल्ड और मॉडरेट ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज के बारे में देखा, पर सबसे इम्पोर्टेंट तो सीवियर हेड इंजरीज होती है। तो इसके बारे में, इसका क्या सिम्टम्स हुए, इसमें क्या मैनेजमेंट करना होगा, इसमें पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या होगा, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ सीवियर। तो आप बताओ। सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी में यूजुअली पेशेंट का जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। बहुत से बार पेशेंट सुपरफिशियल कोमा या डीप कोमा वाली अवस्था में होता है जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है उस वक्त ऑलरेडी। और यूजुअली ये हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा जो होता है, हाई इम्पैक्ट वेलोसिटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं उसमें, और असॉल्ट में काफ़ी कॉमनली इस तरीके की चोट देखी जाती है। यूजुअली सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी के अंदर सिटी स्कैन के अंदर मतलब पेशेंट जब आता है तब ऑलरेडी बेहोशी की हालत में होता है, और बहुत कॉमनली उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी उसके अंदर देखे जाते हैं। ऐसे केसेस के अंदर समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना जल्द से जल्द हम इसको डायग्नोस करो और जितना जल्द से जल्द हम इसके लिए ट्रीटमेंट इनिशिएट करो, उतना हमारे पेशेंट के अंदर अच्छे रिकवरी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे अदर इंजरीज होते हैं वैसे इसी के अंदर भी हम तुरंत एक सिटी स्कैन करवाते हैं, और सिटी स्कैन की फाइंडिंग को देख के स्कैन में किस तरीके की ब्लीडिंग या फिर किस तरीके का ब्रेन में प्रेशर का क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ों को देख के सर्जरी का कॉल लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी ऐसे भी होते हैं जिसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके अंदर ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत छोटी मोटी होती है लेकिन पूरे ब्रेन में फैली हुई होती है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली ब्रेन का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो होता है वो
सही नहीं होता है। तो कुछ केसेस होते हैं जिनमें बिना सर्जरी के भी काम चलता है, पर काफ़ी से केसेस होते हैं जिसमें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होती है। देखिए, यूजुअली सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी पे जब हम आते हैं तो इसके अंदर ब्रेन को जो मार लगती है उसके काफ़ी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जैसा एस्पेक्ट नंबर 1 जिसमें हम सोच के चल सकते हैं कि ब्लीडिंग जो होता है ब्रेन में, वो पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक क्लोज कंपार्टमेंट है, एक क्लोज चेम्बर है। जैसे एक प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर एक क्लोज चेम्बर होता है, पर प्रेशर कुकर के अंदर जो सीटी होती है, एक हद तक के प्रेशर बढ़ने पे उस सीटी के ब्लो होने से, विजल होने से जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। पर ऐसी फैसिलिटी हमारे ब्रेन में नहीं होती है। ब्रेन में स्पेस जो होता है वो लिमिटेड होता है, और जितना स्पेस है उसमें सिर्फ नॉर्मल ब्रेन अकोमोडेटेड रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर से कुछ ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग जो स्पेस एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करती है अवेलेबल स्पेस में से, उस वजह से ब्रेन को मिलने वाली जगह कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ब्लड जो होता है वो खुद एक इरिटेंट होता है और ब्रेन को डैमेज करता है। उसके साथ में ब्रेन के ऊपर प्रेशर होने के वजह से ब्रेन के अंदर इंजुरी होती है, और ये इंजुरी होने के वजह से ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ये दोनों वजह से ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग आने की वजह से ऐसा है कि ब्रेन एक्सपैंड होता है, और अगेन जो साइकिल है वो उसी तरीके से चलेगी कि स्पेस कम है पर ब्रेन एक्सपैंड हो रहा है, तो जो ब्रेन को रिक्वायर्ड जगह है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में दोबारा ब्रेन के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। ब्लड जो है, ब्लड के बढ़ने की वजह से स्पेस कम हुई, स्वेलिंग होने की वजह से ब्रेन को एक्सपेंशन जो हो जाता है उसकी वजह से ब्रेन के ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है, और दोबारा से सूजन होती है, ब्रेन एक्सपांड होता है, फिर सूजन होती है, फिर ब्रेन एक्सपांड होता है। तो ऐसे टोटल मिला के ये एक साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसकी वजह से ब्रेन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अर्ली इंटरवेंशन करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि यूजुअली इन सिचुएशंस में अगर से समय पर हम समय पर हम इंटरवेंशन करते हैं, और जितना जल्द से जल्द हम इस साइकिल को ब्रेक करते हैं, उतना पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छा होता है कि ब्रेन बेहतर तरीके से रिकवर कर सके। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी होती है कि जो ब्रेन होता है, इसके अंदर एक बार अगर कहीं पर इंजुरी हो जाए तो वहाँ पर रिकवरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो पार्ट ब्रेन का डैमेज हो गया वो डैमेज हो जाता है। बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है कि जो पार्ट डैमेज हो गया वो दोबारा फिर से अच्छा काम करने लग जाए, प्रोवाइडेड एक लेवल होता है, उसका एक थ्रेशोल्ड होता है। अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद में रिकवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसीलिए जितना जल्द से जल्द हम सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी के ऊपर एक्शन ले, उतना पेशेंट के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो ये स्वेलिंग का, ब्रेन एक्सपेंशन का और प्रेशर का जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता है। काफ़ी सी बार प्रेशर रिलीज करने के बावजूद भी इंजरी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि प्रेशर रिलीज करने के बावजूद भी जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलते रहती है, और ऐसे सिचुएशन में यूजुअली पेशेंट्स का आउटकम उतना ठीक नहीं होता है। जितना टाइम डिले होगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट टू पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन, जितना लेट ये साइकिल ब्रेक की जाएगी, उतनी पॉसिबिलिटीज़ जो है रिकवरी की वो कम हो जाएंगी। इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में एडवाइजेबल ये होता है कि आप तुरंत किसी प्रॉपर सेंटर पे पहुंचिए जहां पर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो और जहां पे इस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। सर, अब तक हमने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों हेड इंजरीज के बारे में देखा। जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आफ्टर ट्रीटमेंट इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, कैसे रहेंगे ये पेशेंट के साथ, कि इसमें और क्या देखा जा सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो होते हैं, जो लॉन्ग टर्म आउटकम होता है पेशेंट के अंदर, कि कौन सा पेशेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा लंबे समय में, वो डिपेंड करता है किस टाइप का हेड इंजरी उसको रहा है। यूजुअली जो माइल्ड हेड इंजरी वाले केसेस होते हैं उनके अंदर जो इफेक्ट होता है वो लाइक क्लोज टू 1 मंथ और 2 मंथ के दौरान में चीज़ें सेटल होके वापस वो रेगुलर अपने रूटीन में आ जाते हैं। बहुत सी बार ऐसा देखने में आता है कि काफ़ी अर्ली फेज में ही आफ्टर माइल्ड ट्रॉमेटिक हेड इंजरी पेशेंट नॉर्मल हो जाते हैं। यूजुअली उनमें इतना दिक्कत नहीं आता है। मॉडरेट हेड इंजरीज जो होती है उसके अंदर
मेमोरी के अंदर डिस्टर्बेंसेस रहना या फिर बिहेवियर के अंदर इनअप्रोप्रिएटनेस रहना, यूजुअली थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे केसेस में अप्रोप्रिएटली ट्रीट करने के बाद में अगर से ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस होते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में साइकेट्रिस्ट की मदद ली जा सकती है फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं उसके लिए। तो इसके अंदर फैमिली का सपोर्ट, पेशेंट का मोटिवेशन लेवल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए। और यूजुअली इवन मॉडरेट ट्रॉमेटिक हेड इंजरी में ये देखने में आता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा रिकवर हो जाता है। प्रॉब्लम यूजुअली आती है सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी में। इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं वो कमेंट करना या वो बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले तो ये बहुत मुश्किल होता है कि सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी के बाद में पेशेंट का सर्वाइवल कितना रहेगा, कैसे रहेगा। अगर से हम सर्वाइवल अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में भी आगे पेशेंट का रिस्पॉन्स किस तरीके से रहेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे बिहेव करेंगे या क्या उनको कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, ये बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी सी बार ऐसे पेशेंट्स को हमको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के साथ में डिस्चार्ज करना पड़ता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे फिर वो ट्यूब को निकालते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर हाथ पैर के अंदर वीकनेस आ जाती है जो कि परमानेंट रहती है। बिहेवियर के अंदर डिस्टर्बेंसेस रहता है। कभी कभार जो उनका डेवलपमेंटल जो स्किल्स होते हैं, डेवलपमेंटल स्किल्स से मेरा बोलने का मतलब है कि जो पेशेंट का ब्रेन का डेवलपमेंटल लेवल है वो रेट्रोग्रेड हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जैसे उम्र के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट बिहेव नहीं करते, उनका उस हिसाब से जो समझ हो जाती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है लॉन्ग टर्म में, पर यूजुअली ये देखने में आता है कि अगर से अप्रोप्रिएट टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए और अगर से पोस्ट ट्रॉमेटिक रिहैबिलिटेशन पेशेंट का अच्छा रहे तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है या एक उम्मीद रहती है कि पेशेंट वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ अग्रसर हो सके। मेरे खुद के पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। मेरे खुद के ट्रीटेड पेशेंट्स हैं जो आए थे उस वक्त डीप कोमा की अवस्था में थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की वजह से धीरे धीरे करके ओवर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स आज के डेट में ऐसा है कि वो वापस से अपना नॉर्मल रूटीन जो है, जो अपना कामकाज है, वो भी दोबारा से फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। तो हर पेशेंट अपने आप में एक अलग एग्जाम्पल होता है। किसी किसी पेशेंट में इस तरीके के अच्छे रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हमेशा ऐसा संभव नहीं होता है। अब तक सर हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया है हेड इंजरीज के ऊपर, इसके कॉज के ऊपर। हमने जाना है कि हेड इंजरीज क्या होती है। तो सर हम कुछ हाईलाइट कर पाएंगे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो, जो हमें बिल्कुल याद ही रखने हैं, ऐसा कुछ आप बता पाए तो? देखिए, इसमें ऐसा होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेड इंजरी के अंदर, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड सीकिंग मेडिकल अटेंशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितना जल्द से जल्द आप इन चीज़ों को पिकअप करोगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, उतना आपके लिए जो रिकवरी, मतलब जो ट्रीटमेंट का या प्रोग्नोसिस का जो प्रोसेस होगा वो बेहतर रहेगा। तो इसमें डिले नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़, जैसे मैंने बोला कि माइल्ड ट्रॉमेटिक हेड इंजरी यूजुअली अननोटिस चली जाती है, जो काफ़ी कम केसेस होते हैं जिसमें आगे एक डिफिकल्ट पोजीशन में पहुंचते हैं ऐसे पेशेंट्स। तो ये चीज़ अवॉइड होगी प्रॉपर मेडिकल अटेंशन देने से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एट अप्रोप्रिएट टाइम। अगर से हम पेशेंट को सही समय पर हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में सही समय पे उसका इलाज शुरू करने में हम सक्सेसफुल रहते हैं, तो चांसेस जो होते हैं प्रोग्नोसिस के या रिकवरी के वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में पहुंचने में ही डिले कर दें तो तब तक के चीज़ें बहुत लेट हो जाती है। इसीलिए प्रॉम्प्ट और क्विक रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले भी और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी। इन सब चीज़ों के लिए अगर से प्रॉपर स्ट्रीमलाइन प्रोटोकॉल्स हो जिससे पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचे उसके बाद में तुरंत ट्रीटमेंट इनिशिएट किया जा सके, सर्जरी की अगर आवश्यकता हो तो वो परफॉर्म की जा सके और जैसा भी रिक्वायरमेंट है वो फॉलो कर सके, तो पेशेंट के लिए सही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसके अंदर कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर से हमारे एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है तो जो भी आउटकम हमें हेड इंजरी के बाद मिलेगा वो हमें पसंद आएगा। पर अगर हमारे एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है,
अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी वाला पेशेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कि दोबारा नॉर्मल हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है हमेशा। तो हमको एक्सपेक्टेशन इस तरीके से रखने होंगे कि जो ट्रीटमेंट हमको मिला है उससे जो रिकवरी हमारे पेशेंट ने अचीव की है, हम उसका बेनिफिट ले सकें। आज हमने हेड इंजरी के बारे में काफी सारी चीजें सीखी है सर। हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, सारी चीजें सीखी, पर एक बहुत अच्छी फ्रेज जो मुझे याद है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Yes. तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे डियर वंस या हम में से कोई भी हेड इंजरी से गुजरे, तो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं सर कि ये ट्रॉमा हमारे साथ हो ही ना? देखिए, ऐसे तो बोलना बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो ही ना। ऑब्वियसली आइडियल सिचुएशन यही होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। जो भी हम ह्यूमन साइकोलॉजी से मेरा बोलने का मतलब है कि यूजुअली जो रूल्स बनाए जाते हैं कि टू व्हीलर पे हो तो आप हेलमेट का यूज़ करो। अगर आप हेलमेट यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि जो आपको सीवियर ट्रॉमेटिक हेड इंजरी होनी थी वो मॉडरेट या माइल्ड ही रहे। हेलमेट का यूज़ ना करने की वजह से इंजरी का सीवियरिटी बढ़ जाता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा, हमें ड्रिंक एंड ड्राइव अवॉइड करना चाहिए। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी के ड्रिंक करने के बाद में, ऐसे तो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, पर ड्रिंक करने के बाद में ड्राइव करना बहुत ही रिस्की है। आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आपके साथ में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते पे भी जो और दूसरे लोग हैं, आप इन सब लोगों का के लिए एक डेंजर बन जाते हो। इन सब लोगों को आप प्रोन कर देते हो इस टाइप के सीवियर इंजरी के लिए, तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जब आप ड्राइव भी कर रहे हो, फोर व्हीलर में हो, तो सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। और बाकी भी जब हम वर्क प्लेस पे हो तब एडिक्वेट जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं वो प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए, जिससे इस टाइप के इंसिडेंसेस में सीवियरिटी ऑफ इंजरी एटलीस्ट कम हो सके। Alexis, partners in good health.